Bismillah. So today we are going to start a new topic, solid state chemistry, unit 1 in chemistry 1. ये जो चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसमें जो है यहाँ पर हम उसके बेसिक से यानी उसके इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं आपको कहता हूँ, जो भी वीडियो आपको देखना है तो हमेशा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह उसको कंटिन्यू देखा जाए। तो ये हमारा पार्ट 1 है, इसको हम बेसिक यहाँ पर जो है शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो बेसिक है वो हमको पता है कि जो मटेरियल है यानी जिसको हम मैटर कहते हैं, तो इसके 3 जो है टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये स्कूल टाइम से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। इसको ऐसे भी डिवाइड किया जाता है, मतलब लिक्विड और गैस को फ्लूइड में कंसिडर किया जाता है और इसको सॉलिड 2 ग्रुप में ऐसे भी बनाया जाता है। ओके, फ्लूइड मतलब जो मूव हो सकते हैं, जिनके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस इजीली मूव हो सकते हैं। जैसे सबसे इजीली मूव गैस फेज में होते हैं, लिक्विड में होते हैं, स्लोली होते हैं गैस के कंपैरिजन में, तो इसलिए इनको फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक और टाइप है जिनको जो है प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। अभी यहाँ पर उसका डिस्कशन अपना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा बेसिकली ये टॉपिक पूरा सॉलिड से रिलेटेड है। इसका नाम ही सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है। ओके, तो हम यहाँ सॉलिड के एटम्स के अरेंजमेंट, उनके टाइप्स, उनकी ज्योमेट्री, शेप, उनमें होने वाले इफेक्ट्स और उसके प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 ग्रुप में इसको हम डिवाइड करते हैं, सॉलिड एंड फ्लूइड। तो फ्लूइड्स ये इजीली मूवेबल एटम्स और पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, मैटर में, जबकि सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। सॉलिड में एक्चुअली क्लोज पैकिंग होती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ सॉलिड जो होता है उसमें एटम्स को आप देख रहे हैं, यहाँ क्लोज पैकिंग होती है, सो दे कैन नॉट इजीली मूव एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये इजीली मूव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी ज्योमेट्री जो होती है वो फिक्स होती है। The properties depend upon the nature of constituent particle and the binding force operating between them is called rigidity. Okay, तो इनमें rigidity होती है, मतलब ये easily यहाँ पर जो है मूव नहीं हो सकते हैं पार्टिकल, और इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्सेस है, अट्रैक्शन जो होता है डिफरेंट एटम्स के बीच में, वो ज़्यादा होता है, तो वो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, इजीली मूव नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो हुए सिंपल सॉलिड। अभी टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, जैसे अभी नैनो कार्बन ट्यूब्स जो है तैयार किए गए हैं, जिसमें जो है माइक्रो लेवल पर सॉलिड का स्टडी किया जाता है और मिनिमम स्पेस क्रिएट करके, यानी मैक्सिमम स्पेस को हटाकर वहां से सॉलिड को जो है नैनो सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। और नैनो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि हम बहुत सारे जो देखते थे कि जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं हमारे, हार्ड डिस्क वगैरह जो, या एसडी कार्ड जो आते हैं हमारे मोबाइल के अंदर, तो उनके साइज पहले बड़े हुआ करते थे, अब छोटे छोटे होते जा रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस नैनो टेक्नोलॉजी। कि अब पहले 2 GB का बड़ा डिस्क आता था जो कंप्यूटर में लगता था, अब तो जो है 32 GB, 32 GB और 64 GB के छोटे छोटे से जो है एसडी कार्ड मोबाइल में फिट हो जाते हैं। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, जिसमें माइक्रो लेवल पर इतना कॉम्पैक्ट किया जाता है उसको कि उसमें स्टोरेज तो काफ़ी सारा हो सकता है, लेकिन वो स्पेस कम लेता है। ओके, नैनो मटेरियल इनको कहा जाता है। ये बहुत सारे इसके डिफरेंट टाइप्स है फिर। ओके, तो ये सॉलिड इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो अभी नैनो टेक्नोलॉजी में चल रहा है, इसलिए सॉलिड के ऊपर जो है और ज़्यादा स्टडीज एडवांस होते जा रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपने ये भी नाम सुना होगा, सुपर कंडक्टर या सेमी कंडक्टर जिसको हम बोलते हैं मटेरियल्स, जैसे चिप्स वगैरह यूज़ होते हैं मोबाइल के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, ट्रांजिस्टर्स में। ओके, ये भी सॉलिड होते हैं। ये भी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के एडवांस स्टडी का ही रिजल्ट है, जिसमें हम छोटे छोटे सिलिकॉन चिप्स इजीली बना पा रहे हैं।
वैसे आपने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर सुना होगा, जो बाद में जो है आफ्टर यूज, आफ्टर इट्स एप्लीकेशन, इट कैन बी मिक्स विथ नेचर, जो नेचर में इजीली मिक्स हो जाते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो सॉलिड पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। जैसे आजकल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बनाए जा रहे हैं, प्लास्टिक बहुत सारे, जो हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। वरना जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो नेचर में मिक्स नहीं होते, इजीली नेचर के अंदर, इन्वायरमेंट में या सॉइल में मिक्स नहीं होते हैं, जिससे सॉलिड पॉल्यूशन होता है। तो इनको बायो कंप्लाइंट या पैकेजिंग में भी बहुत सारा यूज़ किया जाता है। तो ये सब सॉलिड ही होते हैं। अब इसमें सॉलिड में टाइप्स होते हैं अलग अलग, वो हम आगे देखते जा रहे हैं। चलिए, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो आप इससे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। आज हमने देखा सॉलिड और फ्लूइड क्या होता है, और उसके बाद सॉलिड के जो एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में हम देख रहे हैं वो हमने यहाँ पर जो है जनरल सरसरी देखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक फोर्थ स्टेट के बारे में भी हम पढ़ते हैं, प्लाज्मा स्टेट, जिसमें आयनिक फॉर्म में एटम्स और आयन मॉलिक्यूल्स जो है मूव होते हैं। और ये जो है फोर्थ स्टेट है, लेकिन ये एक्सेप्शनल स्टेट होती है विद पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, तो इसका हम बाद में स्टडी करेंगे किसी और टॉपिक में, अभी यहाँ पर इसका डिस्कशन नहीं है। एक और मैं आपको बता दूं, एक फिफ्थ टाइप जो है स्टेट का, उसको भी कंसिडर किया जाता है, जिसको बोला जाता है सुपर कूल्ड स्टेट। मतलब एट वेरी लो टेम्परेचर atoms mix with each other in such a way that all the atoms or molecules combine to behave like a single atom or molecule। बहुत सारे एटम्स एक मॉलिक्यूल में जो इतना कॉम्पैक्ट हो जाते हैं कि वो एज ए एक एटम या एक मॉलिक्यूल बिहेव करते हैं, उसको सुपर कूल्ड स्टेट बोलते हैं। लेकिन सुपर कूल्ड स्टेट कभी कभी जो है गलत भी यूज किया जाता है कुछ जगह पर, जहां वो सुपर कूल्ड नहीं भी होता है, लेकिन डे टू डे लाइफ में उनको सुपर कूल्ड कहा जाता है, जो कि लो टेम्परेचर पर कुछ मटेरियल बनते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली सुपर कूल्ड वो होते हैं जिसमें बहुत सारे एटम्स ऐसे कंबाइन हो जाते हैं कि वो पूरे एटम्स मिलकर एक सिंगल एटम जैसा बिहेव करते हैं, उसको सुपर कूल्ड स्टेट कहा जाता है। ओके, अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड होते हैं हमारे सिंपल सॉलिड्स, उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। तो बेसिकली दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इनका मास, इनका वेट जो होता है वो डेफिनेट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल एक सॉलिड अगर आप लेते हैं, एक पीस ऑफ आयरन, तो इसका एक मास है स्पेसिफिक, जो भी रहेगा 1 kg 2 kg जो भी रहेगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी है, मतलब इसका जो है वेट, लेंथ, हाइट जो भी रहेगा, आप उससे उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक है। इसका एक शेप फिक्स होता है। डिफरेंट शेप्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे आगे चलकर, जैसे कुछ क्यूबिक होते हैं, कुछ मोनोक्लिनिक होते हैं, कुछ हेक्सागोनल होते हैं, तो इनके शेप भी फिक्स होते हैं अलग अलग सॉलिड के। दूसरी प्रॉपर्टी है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गैस में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में। भाई लिक्विड के अंदर आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो जाता है, मतलब आप उसको देख सकते हैं यहाँ पर इस फिगर में। लेकिन सॉलिड के अंदर बहुत क्लोज पैकिंग होती है, वेरी लेस स्पेस, तो इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट होते हैं। थर्ड पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। डेफिनेटली जब एटम्स क्लोज रहेंगे तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो भी क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसलिए वो इजीली मूव नहीं होते हैं। ठीक है, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब उसमें जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, या जो आयनिक फॉर्म में भी आयंस होते हैं, हैव फिक्स पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मतलब इनके अंदर जो एटम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का ऐसे बना दूँ, वो क्यूबिक शेप होता है ऐसे, ये रफ एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं। तो ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, सोडियम आयन, Cl आयन। तो इनका पोजीशन फिक्स होता है, इजीली मूव नहीं होते हैं, बट दे कैन ऑसिलेट, दे कैन वाइब्रेट, दे कैन मूव। ओके, मीन पोजीशन से वो वाइब्रेट हो सकते हैं, बट बीच में डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होता है,
इसलिए वो ज़्यादा मूव नहीं होंगे. ओके, सो वेरी लेस वाइब्रेशन टेक प्लेस इन द सॉलिड. ओके, नेक्स्ट दे हैव इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड. ये कंप्रेस नहीं होते हैं. कंप्रेशन तो आपको पता है ना, ठीक है. तो कंप्रेशन कुछ सॉलिड में होता है, लेकिन वो जो है निग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है. जबकि लिक्विड में कंप्रेशन होता है. हम इसको सॉलिड बना सकते हैं, मतलब इसको और कंप्रेस किया जा सकता है प्रेशराइज करके. ओके, या ऊपर से ऐसे पिस्टन से उसको प्रेशराइज किया तो हो जाएगा. गैस का सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है. कंप्रेशन इसमें सबसे ज़्यादा होता है. ये हम जो है एक टॉपिक में इसको हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रिया के अंदर, ठीक है. तो इसमें कंप्रेशन सबसे ज़्यादा होता है गैस के अंदर. ओके, जैसे एलपीजी गैस जो होती है उसको कंप्रेस करके लिक्विड बनाया जाता है, जो कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन गैस है, जो हम डे टू डे लाइफ में कुकिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है. इनमें कंप्रेसिबिलिटी गैस में ज़्यादा होती है, सॉलिड में सबसे कम होती है कंप्रेसिबिलिटी. ओके, नेक्स्ट है सॉलिड के दो मेन टाइप है. बेसिक टाइप, इसके अंदर भी सब टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ दो बेसिक टाइप है. एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड. इसके बहुत सारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हम देखेंगे. अभी यहाँ पर हम बेसिक पॉइंट इसके देखते हैं. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है एटम्स का, आप देख सकते हैं. ओके, इसमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है. इसमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होता है, नॉट सिस्टमेटिकली अरेंज. रैंडम होते हैं ये, रैंडम. ओके, तो ये क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस का बेसिक डिफरेंस होता है. क्रिस्टलाइन में जो है स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, एक फिक्स ज्योमेट्री होती है इसकी. क्यूबिक, जैसे मैंने बताया ना आपको, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल. इसमें नॉट स्पेसिफिक ज्योमेट्री, इसमें ज्योमेट्री स्पेसिफिक नहीं होती है, ठीक है. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो टेबल सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, मैंने कहा जो क्यूबिक होता है ऐसे, तो उसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री है. ओके, सोडियम क्लोराइड जो होता है, तो ये सॉलिड है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. इसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट एकदम सिस्टमेटिकल होता है. ओके, 1 सोडियम 1 क्लोरीन 1 सोडियम 1 क्लोरीन ऐसे अरेंज होते हैं. ओके, जबकि आप कॉटन कैंडी को देखेंगे, जो आप बहुत शौक से खाते हैं, कॉटन कैंडी आप देखते हैं, तो इसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसे रैंडमली होता है, नॉट फिक्स, नॉट सिस्टमेटिक. ओके, तो ये बेसिक जो है डिफरेंसेस है क्रिस्टलाइन के और अमॉर्फस के. ओके, हम और एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में ग्लास भी आता है, ग्लास. जबकि अमॉर्फस सॉलिड में कौन आता है, रबर. रबर में आप देखेंगे कोई सिस्टमेटिक ज्योमेट्री नहीं होती है. ओके, ठीक है. तो यहाँ पर जो है ये अमॉर्फस जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है. अमॉर्फस, ये ग्रीक वर्ड अमॉर्फोस, मीनिंग नो फॉर्म. जैसे हमने कहा कि कोई स्पेसिफिक उसका फॉर्म नहीं होता है, वो चेंज होते रहता है, कोई ज्योमेट्री नहीं है उसकी, तो उसको अमॉर्फोस यानी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नो फॉर्म. क्रिस्टलाइन सॉलिड ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसलिए इसको क्रिस्टलाइन कहा जाता है. इसके क्रिस्टल्स बनते हैं, जैसे आप सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स देखते हैं, आप शुगर के क्रिस्टल्स देखते हैं. ओके, चलिए आगे चलते हैं हम. अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में यहाँ पर देखिए ग्लास का एक एग्जाम्पल लेकर बताया कि इसमें कितने अच्छे से सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं एटम्स. अब ग्लास बहुत सारे डिफरेंट टाइप होते हैं, जिसमें मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं. सोडियम होता है, उसमें फ्लोरीन होता है, सिलिकॉन होता है और ऑक्सीजन होता है. ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्लास के. तो ये सब सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं, इनका एक स्ट्रक्चर होता है, एक ज्योमेट्री होती है. ओके, वाइल वैसे ही अगर आप देखेंगे कॉर्ड्स जो यूज़ किया जाता है, आपने देखा होगा कॉर्ड्स. आप इसको डे टू डे लाइफ में कहाँ देखते हैं कॉर्ड्स को. आजकल तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वगैरह आते हैं, जो हम जिसको ऑफ ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, आजकल तो वो पॉलीकार्बोनेट और प्लास्टिक के बन रहे हैं. पहले ये क्वार्ट्ज के आते थे, आपने देखा होगा, पत्थर जैसे दिखते थे ये, ठीक है. चीनी मिट्टी आप बोलते थे उसको, गिरा तो टूट जाता था वो, ठीक है. तो ये क्वार्ट्ज होता था वो.
तो वो कॉर्ड जो होता है उसमें अरेंजमेंट सिस्टमेटिकली नहीं होता है, रैंडमली अरेंज होते हैं उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल, जिस तरह आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सॉलिड में जो है अरेंजमेंट बहुत अच्छे से होता है और ये पीरियोडिकली रिपीट होते हैं एक के बाद एक, मतलब जैसे मैंने बताया सोडियम फिर क्लोरीन सोडियम, जैसे वो सिस्टमेटिकली एक दूसरे से जो है रिपीट होते हैं। जैसे सोडियम है, ये क्लोरीन है, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर उसके बाद सोडियम से क्लोरीन लगाए, क्लोरीन से सोडियम लगाए, फिर इधर यहाँ पर क्लोरीन फिर सोडियम, देखिए फिर ये इधर पीछे वाला हम बनाते हैं यहाँ पर, ये क्लोरीन फिर सोडियम, और फिर ये क्लोरीन के बाद फिर सोडियम, फिर दूसरा यूनिट उसके बाजू में ही यहाँ पर कनेक्ट, इस तरह से ये चलते जाएगा। ओके, ये किस तरह बनते हैं, इनमें लेटेस्ट पॉइंट क्या होता है, ये क्रिस्टल्स कैसे बनाते हैं, ये सब हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। ओके, चलिए अभी हम एकदम बेसिक्स देख रहे हैं इसके। तो ये मेन दो टाइप थे हमने देखा, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। अब इनके डिफरेंसेस आपको जो मेन याद रखना है वो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं, जबकि अमॉर्फस के जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल देखी यहाँ पर दिया था कि जो अप्रोक्सीमेट ग्लास का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये डिफरेंट ग्लासेस के अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ रेंज बताया है कि 1400 डिग्री, मतलब 1400 डिग्री पर कोई ग्लास XYZ जो भी रहेगा वो मेल्ट हो जाएगा। जबकि रबर को अगर आप देखेंगे तो वहाँ क्या लिखा हुआ था, हमेशा अप्रोक्सीमेटली, जैसे 180 डिग्री किसी एक रबर का एग्जांपल दिया, अलग अलग रबर के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट रहेंगे। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल एक कोई XYZ यहाँ पर रबर है, तो उसने क्या लिखा है, अप्रोक्सीमेट 180, मतलब पहले वो धीरे धीरे जब उसको आप हीट करते हैं तो वो जो है स्मूथ होने लगता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट के करीब जा रहा है, इमीडिएट वो डायरेक्ट जो है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। जबकि जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो इमीडिएट जो है मेल्ट हो जाते हैं, जैसे आपने शुगर को देखा होगा। ठीक है, ओके, तो इनका अप्रोक्सीमेट देता है, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं बताते हैं, जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट बताते हैं। ओके, ये एक पॉइंट है। दूसरा आप देखेंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको एन आइसोट्रोपिक कहते हैं, जबकि अमोर्फस जो रहते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। तो एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, ये बाकी के जो पॉइंट्स है जनरली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक नेचर शो करते हैं। तो ये एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या होता है, सी हियर, anisotropic, in a single crystal the physical and mechanical properties often differ from with orientation. Okay, it can be seen from looking at our models of crystalline structure that atoms should be able to slip over one another or distorted in relation to one another easier in some direction than other. When the properties of material vary with different crystallographic orientation, the material is said to be anisotropic. When properties of material vary with different crystallographic properties या orientations वो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम उसको कट कर रहे हैं या उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी चेक कर रहे हैं कि कट करने के बाद कौन सा पार्ट इलेक्ट्रिसिटी कितना उसमें जो है अलग पोटेंशियल शो करता है, इन सबको क्रिस्टलोग्राफिक कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये एन आइसोट्रोपिक मीन्स नॉट सेम, आइसो मीन्स सेम, एन मीन्स यहाँ पर क्या बन जाएगा, नॉट सेम मीन्स प्रॉपर्टीज विच डू नॉट सेम। जैसे यहाँ एक देखिए बताया गया है डायग्राम में, इसको एन आइसोट्रोपिक बोला है और इसको आइसोट्रोपिक बोला है। तो ये अपने क्रिस्टल लाइन होते हैं और ये एमोर्फस होते हैं।
मतलब इसको अगर आपने यहाँ से कट किया तो वी विल गेट डिफरेंट प्रॉपर्टी। आपको कुछ ऐसे यहाँ पर 2 पीस मिलेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इसको यहाँ से कट किया तो यहाँ आपको प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिलने वाले। ओके, जबकि आप इसको कोई भी वे में आप कट कीजिए, हालांकि इसमें एटम्स रैंडम है, लेकिन रैंडम होने के बावजूद उसमें वो रैंडमली लेकिन इतने ज़्यादा है माइक्रोस्कोपिकली कि आप उसको कहीं से भी कट करेंगे तो सेम बिहेवियर शो करने वाले हैं। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें अरेंजमेंट सिस्टमेटिक होती है, इसलिए इसको अगर आप अलग अलग एंगल से कट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको डिफरेंट मिलेंगे। इसलिए इसको बोला जाता है एन आइसोट्रोपिक, और इसको बोला जाता है आइसोट्रोपिक, मतलब ये सेम प्रॉपर्टीज शो करने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया देखिए, when properties of material are same in all direction the material is said to be isotropic. ओके, इसमें एक पॉइंट है फॉर मैनी पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, ये हम आगे देखेंगे लास्ट में, इसको भी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आ जाइए, आप देखिए जैसे ये क्रिस्टलाइन का उसने एन आइसोट्रोपी का ये यहाँ पर जो है एक डायग्राम शो किया है। इसमें देखिए एटम्स अरेंजमेंट है, ये XYZ कोई भी एक समझो एक मटेरियल है, तो इसको अगर A और B डायरेक्शन में कट किया जाता है तो हमको जो सरफेस मिलेंगी वो ये ब्लू लाइन में, ये एटम्स जो ब्लू दिख रहे हैं आपको, ये उसके सरफेस पर आ गए पूरे के पूरे। और ये साइड में देखिए आप पूरे ये रेड वाले जो सर्कल है, ये एटम्स या पार्टिकल सरफेस पर आ गए। तो नेचर यहाँ पर एक है। दूसरा, अगर हम उसको C और D डायरेक्शन में कट करते हैं तो अब सरफेस पर आप देखेंगे कि ओनली सर्कल वाले नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पर ओनली सर्कल वाले सरफेस पर आए थे, जब कट होने के बाद ये इसका सरफेस बनेगा ना, ठीक है। लेकिन इधर से CD डायरेक्शन में कट किया तो यहाँ पर सरफेस पर ही सर्कल ब्लू दोनों आ रहे हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यहाँ पर डिफरेंट होंगी। इसको बोलते हैं एन आइसोट्रोपी, मीन्स नॉट सेम, मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन से हम उसको कट करते हैं तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पर मिलते हैं, उसको बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक। ओके, और आइसोट्रोपिक रैंडमली होते हैं सब जगह पर वो, तो आप उसको कहीं से भी कट करेंगे तो उनका सरफेस जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ओके, मतलब यहाँ से भी कट किया तो वो रैंडमली मिलने वाले थे, यहाँ से भी किया तो वो रैंडमली मिलने वाले हैं, तो उनको बोला जाता है आइसोट्रोपिक, जो कि कौन होते हैं, एमोर्फस होते हैं। तो उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है वो आपको अलग अलग मिलेंगे, जैसे लास्ट में उसको डिस्कस किया गया है। अब इसमें एक पॉइंट है डिफॉर्मेशन ऑफ CD। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं लेकिन उसको पढ़ना समझना ज़रूरी है, डिटेल में ही नहीं लेकिन एटलीस्ट वो क्या है आपको मालूम होना चाहिए। ओके, इसको बोलते हैं सर्कुलर डायक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है, इट इज द टेक्निक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल। कोई मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसके अंदर की प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पर इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यहाँ पर उसके असल में हमको ग्राफ्स मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसको स्पेक्ट्रा कहा जाता है। वो ग्राफ डिफरेंट लाइंस जो दिखते हैं आपको, आपने देखा होगा कभी ऐसे होते हैं कोई एटम के, या ऐसे लाइंस निकाले जाते हैं कभी आपने देखा, उनको स्पेक्ट्रा कहा जाता है। जो ग्राफिकल ये हमको जो है एटम्स का पोजीशन, उसका एंगल, उसका एड्रेस, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स को देख नहीं सकते तो उसके लिए स्पेशली ये इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन किए गए हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि ये जो लाइंस होते हैं ग्राफ के, ये हमको बताते हैं कि उसमें हाइड्रोजन एटम का पोजीशन कहाँ पर है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो उसमें एंगल कितना है कार्बन हाइड्रोजन में, वो सब बताता है। तो यहाँ स्पेशली सॉलिड के लिए जो टेक्निक यूज़ किए जाती हैं एनालिसिस के लिए उसकी, और उसमें स्पेशली उसकी कैरेलिटी चेक की जाती है। कैरेलिटी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा था, कैरेलिटी क्या होती है, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट होता है, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ने वाले हैं उसको। तो कैरेलिटी या ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं हम उसकी। ऑप्टिकल एक्टिविटी पता नहीं, जो लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी है जो हमने हैलोजन में देखा। तो जहाँ कैरेलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी स्पेशली जो है हम जो है चेक करते हैं कि एक ग्लास है उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग मिलता है, दूसरा एक टाइप है उसका अलग मिलता है, एक और सॉलिड है उसका अलग मिलता है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं हम, तो इसको कहा जाता है सर्कुलर डायक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैंने सिर्फ शॉर्ट में एक लेमैन लैंग्वेज में आपको बताया है हम इसकी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में नहीं गए,
क्योंकि हमको ये डिटेल में है भी नहीं, ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर ये पॉइंट्स हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब डिफरेंसेस आप देखेंगे यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में और अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, शेप, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री एंड शेप, इधर इरेगुलर हम देख चुके हैं। ये भी पॉइंट हमने देखा, यहाँ शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलते हैं अपने को, और यहाँ पर ग्रेजुअल चेंज आता है, पहले सॉफ्ट होता है वो मटेरियल, फिर बाद में मेल्ट होता है। क्लीवेज प्रॉपर्टी हमने देखा यहाँ पर, शार्प टूल से दे कैन स्प्लिट इनटू 2 पीसेस एंड न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। इधर अमोर्फस में व्हेन दे कट शार्प विद शार्प एज टूल दे कट इनटू 2 पीसेस विद इरेगुलर ज्योमेट्री। मतलब अगर आपने किसी अमोर्फस को कट किया तो आपको जो शार्प ज्योमेट्री नहीं मिलेगा, समथिंग ऐसा आपको कुछ तो भी मिलेगा, ठीक है। जबकि इधर क्या होता है, यहाँ पर अपने को शार्प पीसेस मिलते हैं, उनका एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री मिलता है। ओके, हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ये मैंने नीचे देखिए यहाँ पर दिया है। द इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस आल्सो नोन एज हीट ऑफ फ्यूजन। इसको इंथैल्पी भी बोलते हैं, डेल्टा एच से बताते हैं इसको। ओके, इज द चेंज इन इंथैल्पी मीन चेंज इन हीट। मतलब एक मटेरियल ए है जो कि कौन है, सॉलिड है, और इसको अब हमने मेल्ट कर दिया, अब ये मोल्टन बन गया है, मतलब पिघला हुआ। रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनर्जी टिपिकली हीट टू स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो डेफिनेटली इसको यहाँ पर हीट करना पड़ेगा, उसको डेल्टा से हम बताते हैं। तो उसने कहा जैसे कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी, तो हम यहाँ पर बोलेंगे फॉर एग्जांपल 1 मोल सॉलिड है, 1 मोल सॉलिड, 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में सेम 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी या हीट रिक्वायर्ड होंगी, जो टेम्परेचर यहाँ पर लगेगा, उतनी हीट और टेम्परेचर को कहा जाएगा हीट ऑफ फ्यूजन। इसको डेल्टा फ्यूज ऐसे भी बताते हैं, या डेल्टा HFUS, ठीक है। तो ये डेल्टा फ्यूजन, ये एंथैल्पी, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड। सिंपल, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड। एक सॉलिड को उसी के लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पर बोला है हीट ऑफ फ्यूजन, दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। डेफिनेट मतलब फिक्स होता है हर मटेरियल का, और कैरेक्टरिस्टिक मतलब हर सॉलिड का स्पेसिफिक और फिक्स है। जैसे हर एक का टेम्परेचर फिक्स होता है ना, ये सॉलिड फॉर एग्जांपल 120 पे मेल्ट हो रहा है, दूसरा सॉलिड 130 पे हो रहा है, तो वैसे हीट ऑफ फ्यूजन भी यहाँ पर जो है सेम रहेगा, क्योंकि ये सिमिलरली डायरेक्ट रिलेशन में है मेल्टिंग पॉइंट के। ओके, जो टेम्परेचर हमको मिलता है हम उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। एक सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए जो टेम्परेचर लगता है उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जो अमाउंट ऑफ हीट अंदर लग रहा है, अमाउंट ऑफ हीट, हम टेम्परेचर में अमाउंट ऑफ हीट नहीं बताते, सिर्फ मर्क्यूरी में आप टेम्परेचर इंडिकेट करते हैं, लेकिन जो हीट का अमाउंट है, ये कितना हीट अंदर आपने कैलोरी में सप्लाई किया है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। दे डू नॉट हैव डेफिनेट, जैसे ऊपर मेल्टिंग पॉइंट का भी डिस्कशन किया हमने। एनआइसोट्रोपिक, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। Besides crystalline and amorphous solid, there are some solids which apparently appear amorphous, but they have microcrystalline structure. हमने कहा जिसमें सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट है उसको हम क्रिस्टलाइन कहते हैं, और जो रैंडमली अरेंज है उसको हम बोलते हैं अमोर्फस। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि एक्चुअली अमोर्फस होते हैं, ओके, लेकिन उनको माइक्रो लेवल पे अगर देखा जाए तो दे आर क्रिस्टलाइन। मतलब ये एक बंडल है जो सिस्टमेटिकली अरेंज है, तो आप इसको क्रिस्टलाइन बोलेंगे। लेकिन दूसरा एक बंडल आ गया है जो उसके साथ रैंडमली अरेंज है, तो उसको हम अमोर्फस बोलते हैं। मतलब ये भी क्रिस्टलाइन है, बट ये दोनों आपस में क्या हो गए, अमोर्फस, क्योंकि आपस में इनका नेचर रैंडम है। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल आजकल यूज किए जा रहे हैं, जैसे
हम देखते हैं सोलार सिस्टम में जो प्लेट्स यूज होते हैं, ये प्लेट्स क्या होते हैं? ये प्लेट्स होते हैं यही पॉलीक्रिस्टलाइन। बहुत सारे ग्लास आ रहे हैं अभी, ग्लास मटेरियल, ग्लास रबर आ रहे हैं बहुत सारे, जिनको ग्लास रबर या प्लास्टिक रबर कहा जाता है, ग्लास प्लास्टिक कहा जाता है। तो वो अमॉर्फस होते हैं, लेकिन उनमें जो है डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। और बात है कि वो बंडल्स आपस में सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है, तो दिखने में उनके प्रॉपर्टीज हमको नजर आते हैं बिल्कुल क्रिस्टलाइन की तरह, बट दे आर एक्चुअली अमॉर्फस। तो इसलिए उससे एक न्यू टर्मिनोलॉजी यूज किया है, पॉलीक्रिस्टलाइंस। ओके, जिससे बहुत सारे अभी मोबाइल के जो ग्लास कवर है भी उससे बन रहे हैं, क्योंकि चीप होता है और क्रिस्टलाइन के कंपैरिजन में इजीली ब्रेक वो नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस इन टेक्स्ट, व्हाई आर सॉलिड आर रिजिड? तो सिंपल है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, आप उनको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये रीजन है उसका, सिंपल, यू कैन रीड आंसर हियर। व्हाई डू सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम? तो डेफिनेटली जब उनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा, जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड के बारे में आपको बताया, जब अरेंजमेंट सिस्टमेटिक होगा तो उनकी ज्योमेट्री भी क्या मिलेंगी अपने को? सिस्टमेटिक मिलेंगी, और वो इजीली मूव नहीं होते हैं। ठीक है, फिर क्लासीफाई करो बोला उसने यहाँ पर सॉलिड, ये आपको लर्न करना है क्योंकि ये एग्जाम्पल से नेक्स्ट पेज पे इसके आंसर्स दिए हुए हैं। एंड व्हाई ग्लास आर सुपर कूल्ड लिक्विड? ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। एक्चुअली क्या होता है, सिमिलर टू लिक्विड ग्लास हैव टेंडेंसी टू फ्लो। ग्लास अगर थोड़ा सा भी मेल्ट होता है तो ये फ्लो होता है बिल्कुल लिक्विड की तरह। इसलिए आप देखेंगे जो ग्लासेस होते हैं उसको गौर से अगर आप देखेंगे, आजकल तो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई जिससे इस एरर को दूर किया जाता है, लेकिन जनरली क्या होता था, जो ग्लास का नीचे वाला पार्ट है आप देखेंगे वो थिक होता था, क्योंकि ग्लास एटम मॉलिक्यूल जो है ना फ्लो होते हैं नीचे की तरफ, तो उनके बॉटम जो होते थे वो थोड़े से थिक होते थे, जबकि ऊपर वाला ग्लास क्या होता था, थोड़ा सा पतला होता था। तो इसमें ये एबिलिटी है फ्लो नहीं की, इसलिए उसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। ओके, लेकिन सुपर कूल्ड कंसेप्ट मैंने आपको बताया ना पहले ही, ये एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। ओके, तो ये बेसिक्स था सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का। एक्चुअल पॉइंट सिलेबस के इंशाल्लाह हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। पहले इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, उसके बाद पार्ट 2 में जाइए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।